अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है आईएमएफ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये किस तरह वजूद में आए थे। मींस क्या रीज़न थी कि दुनिया को ऐसे दो डिपार्टमेंट्स की या ऐसे दो बैंक्स की या इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी कि जिसके नतीजे में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो था वो वजूद में आया था। अच्छा, शुरू करते हैं वर्ल्ड वार वन से। तो वर्ल्ड वार वन के बाद यूरोप जो था वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गया था सारा। रशिया जो था वो न्यूट्रल था और अमेरिका जो था वो बिल्कुल अनडिस्ट्रॉयड था। अमेरिका ने यूरोप को लोन देना शुरू कर दिया ताकि यूरोप जो है वो रशिया के साथ कहीं अलायंस करना ले, उनके साथ मिल ना जाए। टाइम गुजरता रहा और अमेरिका जो था वो तमाम चीज़ों का प्रोड्यूसर बन गया और दुनिया जहाँ से उसने पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्ट में पैसा कलेक्ट किया जाता था, पैसा तो ऐसे था नहीं या इंटरनेशनल करेंसी भी नहीं थी, तो सोने की सूरत में उसने जनरेशन शुरू कर दी, पैसा जमा करना शुरू कर दिया। मींस सोना या बुलियन जमा करना शुरू कर दिया। फिर जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई कि अमेरिका तो प्रोड्यूसर था, वो सारी दुनिया को सप्लाई कर रहा था, लेकिन सारी दुनिया के जो ममालिक थे वो हर एक कोशिश कर रहे थे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की और अपनी इम्पोर्ट्स को कम करने की। एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे थे लोग आहिस्ता आहिस्ता, जो कंट्रीज थी, जो नेशंस थी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही थी और वो ये कोशिश करते थे कि जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उनको बाहर भेजें और इम्पोर्ट्स कम अज़ कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सोना उनके पास रह सके। ये डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता था। इसके अलावा अपने मुल्क को बचाने के लिए हथियारों वगैरह ख़रीदने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो दूसरी जंग अजीम के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं उसको, जिसके नतीजे में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वजूद में आए 1945 में। ये ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट इसलिए हुआ था ताकि दुनिया में जो ट्रेड है जो कि बैंक्स की वजह से, सॉरी, जो कि नेशंस की वजह से कम पड़ गई हैं, जो ट्रेड है जो नेशंस की वजह से कम पड़ गई है, हर एक बंदा कोशिश कर रहा था इंपोर्ट्स ना करने की और एक्सपोर्ट्स करने की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट किया जा सके। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किस लिए बनाया गया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और पूरी दुनिया में फ्री मार्केट बन जाए और फ्री ट्रेड हो। सारी दुनिया में ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए, मुल्क आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें और फ्री ट्रेड हो जाए। इसलिए इस स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। अच्छा, फिर और क्या हुआ? डॉलर जो था वो इंटरनेशनल करेंसी बन गई। तमाम ममालिक जो थे वो डॉलर के साथ अपनी करेंसी को मैच किया करते थे और डॉलर की वैल्यूएशन कैसे की गई? जिस कंट्री के पास 1 औंस सोना हो, 1 औंस ऑफ गोल्ड, वो बराबर होगा $35 के। मीन जिसके पास 2 औंस सोना होगा तो वो $70 के बराबर होगा। तो इस लिहाज से पूरी दुनिया ने अपने आप को डॉलर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया और डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। अच्छा, फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि तमाम मुल्क, आपको पता है जब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं तो आपने डीवैल्यूएशन करनी होती है, अपनी जो करेंसी की वैल्यू है उसको गिरानी होती है, तभी आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है। तो हर एक मुल्क ने ये काम शुरू कर दिया कि वो अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता जाता ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो आईएमएफ ने एक ये पाबंदी भी लगा दी कि जितने भी हमारे मेंबर मुल्क हैं वो डीवैल्यूएशन सिर्फ 0.1% तक कर सकते हैं, वो भी आईएमएफ की परमिशन के बाद। ये पाबंदी भी लग गई और अमेरिका जो है वो डॉलर की डीवैल्यूएशन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इंटरनेशनल करेंसी है और इंटरनेशनल करेंसी की वो कह रहे थे, यानी डिसाइड हुआ था कि वो अपनी डीवैल्यूएशन नहीं करेगा। फिर टाइम गुजरता गया और बहुत से ममालिक स्ट्रोंग होते गए
ट्रेड उनकी ज़्यादा होती गई। अमेरिका जो प्रोडक्ट्स थी वो दुनिया में महंगी रह गई, बाकी प्रोडक्ट सस्ती होती गई, क्योंकि बाकी ममालिक तो कर सकते थे डिवैल्यूएशन, लेकिन अमेरिका नहीं कर सकता था। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने 1971 में डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से डीटैच कर दिया कि अब ये इंटरनेशनल करेंसी नहीं होगी, और उसके बाद उन्होंने अपनी वैल्यू को या अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया, और मार्केट में उसकी जो प्रोडक्ट्स थी वो सस्ती हो गई और ट्रेड उनकी दोबारा से शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो हैं वो किस तरह वजूद में आए थे, उसके पीछे सारा ये बैकग्राउंड था। अभी हम पढ़ते हैं आईएमएफ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स कि आईएमएफ क्या काम करता है। द आईएमएफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। 189 है या 192 है, लेकिन आई थिंक 189 है जो आजकल है, ठीक है। वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइन, अच्छा ये सारे इसके काम है अभी, ठीक है। मॉनेटरी कोऑपरेशन करना, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, promote high employment एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे इसके काम हैं। अच्छा ये कब बना था? 1945 में। द आईएमएफ इज गवर्नड बाय एंड अकाउंटेबल टू द 189 कंट्रीज दैट मेक अप इट्स नियर ग्लोबल मेंबरशिप। 1945 में बना और ये गवर्न करता है बाय 189 कंट्रीज, और ये 189 कंट्रीज को जवाबदेह भी है। अच्छा इसका काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपको पता है कि ट्रेड जितनी ज़्यादा होगी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। एंड रिड्यूस पावर्टी, जितना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो आपकी पावर्टी भी कम होती है। The IMF's primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system, the system of exchange rates and international payments that enables countries to transact with each other. Main इसका काम यही था, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाना, ट्रेड को बिल्कुल फ्री बनाना ताकि इजीली फ्री ट्रेड हो सके, और एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल करना। अच्छा फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। The most important objective of the fund is to establish international monetary cooperation amongst the various member countries through a permanent institution that provides the machinery for discussion. Machinery means एक स्टेज देना, एक प्लेटफॉर्म देना, फॉरवर्ड फॉर डिस्कशन एंड कोलेबोरेशंस इन वेरियस इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स एंड इशू। जितनी भी तमाम ममालिक के आपस में मॉनेटरी इश्यूज चल रहे हैं या मॉनेटरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये इनका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जिसका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर एक्सचेंज स्टेबिलिटी। अच्छा एक्सचेंज की स्टेबिलिटी का इंटरनेशनल ट्रेड में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करने के लिए तमाम ममालिक कोशिश करते हैं अपनी करेंसी को डी वैल्यू करने की, ताकि उनकी मार्केट में उनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो कम हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो आईएमएफ को ये काम दिया गया कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो फिर उन्होंने ये किया कि हर एक कंट्री जो है जब भी वो डिवेल्यूएशन करेगी वो उसको पहले आईएमएफ से परमिशन लेनी होगी, और 0.1% से ज़्यादा वो डी वैल्यू भी नहीं कर सकती अपनी वैल्यू को। Another important objective of the fund is to ensure stability in the foreign exchange rates by maintaining orderly exchange arrangement among members and also to rule out unnecessary competitive exchange depreciation. ये देखें डिप्रिसिएशन वही है, डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। अच्छा बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ट्रेड। IMF also has another important objective to promote international trade so as to achieve its required expansion and balanced growth. अच्छा जिन ममालिक का बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला जाए तो आईएमएफ फिर उसकी हेल्प भी करते हैं ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बरकरार रख सकें, थोड़ा बैलेंस कर सकें, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। दिस वुड इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। देखें बाहर से अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी इंपोर्ट्स को भी कम कर लेंगे क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। इंपोर्ट्स कम करने का एक फ़ायदा तो आपको होगा कि आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो आपके पास ही रहेगी,
लेकिन इम्पोर्ट्स को कम करने का नुकसान ये होता है कि बाहर ममालिक से जब मशीनरी नहीं आती ना, और इस तरह के रॉ मटेरियल्स वगैरह आना बंद हो जाते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है उससे। तो इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड को बरकरार रखने के लिए आईएमएफ जो है वो काफ़ी मतलब एड्स भी देता है, ग्रांट्स भी देता है और कर्जे भी देता है। Production resources and thereby promote and maintain high levels of income and employment among all its member countries। फिर वही बात आ जाती है कि जब आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, बाहर से आपकी प्रोडक्शन की मशीनरी वगैरह आएगी, तो जितनी मशीनरी लगेगी उतनी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी और आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, और उससे आपकी टोटल इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, इसके बाद है एलिमिनेटिंग एक्सचेंज कंट्रोल। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड इज टू एलिमिनेट और रिलैक्स एक्सचेंज कंट्रोल imposed by almost each and every country before Second World War as a device to deliberately fix the exchange rate at a particular level. Such elimination of exchange controls was made so as to give encouragement to the flow of international trade। हर एक मुल्क कोशिश करता था कि अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करके रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना जाए। वर्ल्ड वार वन के बाद उनको समझ आ गई थी कि अ, हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही हम स्ट्रोंग रह सकेंगे। तो वर्ल्ड वार वन के बाद उनको ये समझ आ गई थी। तो वर्ल्ड वार टू से पहले उन्होंने अपने पास पैसा जमा करना शुरू कर दिया था और उसको कंट्रोल कर दिया था ताकि पैसा बाहर ना जाने पाए। तो बाहर पैसा नहीं जाता, इट मीन्स कि आपकी सारी ट्रेड रुक जाती है। तो ट्रेड रुकती है तो फिर उससे इकॉनमी भी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, आपकी जीडीपी भी कम होगा। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आईएमएफ भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेता है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मल्टीलेटरल मीन्स ज़्यादा, ठीक है। बायलेटरल एक होता है, मल्टीलेटरल एक से ज़्यादा। मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट्स। To establish a multilateral trade and payment system in respect to current transactions between members in place of the old system of bilateral trade agreement was another important objective of IMF। एक ममालिक एक मुल्क के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, दो के साथ करते हैं, तो ये बहुत कम बिजनेस होता है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया और पुराना जो सिस्टम था, जो ओल्ड जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहा था, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। स्टेटस को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की आईएमएफ ने, और उन्होंने कहा कि इस मार्केट को पूरे एक ओपन मार्केट बनाते हैं जहां पे कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क से कोई भी चीज़ खरीद सके और उसको भी बेच सके। तो जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। Balanced growth. Another objective of IMF is to help the member countries, especially the backward countries, to attain balanced economic growth by exchange the level of employment। ये वही बात चली आ रही है, मेन ऑब्जेक्टिव्स में से यही इसके शामिल है कि इस किसी भी मुल्क की ग्रोथ को सस्टेन किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए और उसको बैलेंस रखा जाए। करेक्ट करेक्शन ऑफ बीओपी डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, बीओपी पे बात हो गई मेरे ख्याल से। थोड़ी सी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी आपकी डिस्टर्बेंस होगी, प्रॉब्लम होगी, मींस आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, तब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये डिस्टर्बेंसेस आएंगी आपके सामने। तो इसको भी डील करना ये भी आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। इसको पढ़ भी लेते हैं। आईएमएफ आल्सो हेल्प्स द मेंबर कंट्रीज इन एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आपकी दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हों, जितने पैसे आपने लेने हैं उतने पैसे आपने देने भी हैं, तो ठीक है, फिर चलता रहता है आपका सिस्टम। और डिस्टर्बेंसेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील करना, उसको दुरुस्त करना अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए, ये भी आईएमएफ का काम होता है। अकॉर्डिंगली इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स बाय सेलिंग और लेंडिंग फंड्स फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज टू द मेंबर कंट्रीज या मेंबर नेशंस। वही बात है, जिसको देखते हैं कि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा, तो उनको पैसे देना शुरू कर देते हैं कर्ज के तौर पे, या अगर वो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं और बहुत बैकवर्ड है और उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो फिर ग्रांट की सूरत या एड की सूरत में भी उनको देना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त कर सकें। जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट दुरुस्त होगा उतना मुल्क की इकॉनमी भी अच्छी होगी और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। और आपको पता है, जब एम्प्लॉयमेंट अच्छी होती है तो लेवल ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और आपकी जो पॉवर्टी है वो कम होती शुरू हो जाती है। Promote investment of capital. Finally, the IMF also promotes the flow of capital from richer to poorer or backward countries, so as to help the backward countries to develop their own economic resources for attaining higher standard of living for its people in general।
अच्छा, इसका एक काम ये भी है, देखें इसके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स बहुत होते हैं। 189 मेंबर्स में से इसके जो बड़े मेंबर्स हैं वो इनको फंडिंग भी करते हैं, ठीक है। और वो फंडिंग जो है वो ये यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मोस्टली जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको पैसा देते हैं ताकि वो कोशिश करें अपनी एक्सपोर्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने की जो कि वो एक्सपोर्ट्स भी कर सकें, अपनी मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा कर सके, और अगर उनको किसी चीज़ की इंपोर्ट्स की ज़रूरत है ताकि वो इंपोर्ट्स भी कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, देखें फ्लो ऑफ मनी जो है, देयर आर टू काइंड, पैसे को आप दो तरीकों से वो कर सकते हैं, एक सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है और एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ मनी। अगर इस तरह के इदारे ना होते तो फिर जितने भी बड़े ममालिक हैं उनके पास जो पैसा है वो उनके पास ही रहता, कोई चैनल नहीं था बैकवर्ड कंट्रीज को पैसा देने का। सर्कुलेशन ऑफ मनी जितना ज़्यादा होगा उतना ही दुनिया भी तरक्की करेगी, दुनिया एक ओपन मार्केट बन जाएगी, एक फ्री मार्केट बन जाएगी, और पैसा जो है, कैपिटल जो है वो मूव करेगा फ्रॉम द रिचर कंट्री टू द पुअर कंट्रीज। तो ये फंड जो है या आईएमएफ फंड जो है ये जिनकी जितनी फंडिंग होती है बड़ी कंट्रीज की तरफ से, उसको ये यूज़ करते हैं और उसको फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द बैकवर्ड कंट्रीज, जो गरीब ममालिक हैं उनको देते हैं ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकें। ठीक है जी, ये था आईएमएफ एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ आज का टॉपिक। इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दिया, हिस्ट्री बता दी कि ये किस तरह वजूद में आए थे। वो काफ़ी डिटेल में थी तो उसलिए इसलिए उसके स्लाइड्स बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर स्टोरी टाइप है, मींस एक स्टोरी सुनानी होती है फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1 टिल नाउ। तो इसलिए वो आप अगर वीडियोस देखें तो अपने पास थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट भी कर लें और उसके बाद आप मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।